इसलिए फिर भी समाज में जो स्थिति है उसको देखते हुए दो चीज़ें हैं, दो ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में साहित्य हमारा हिंदी में बहुत जागरूक है, लिख रहा है। इस दौर में दलित साहित्य जितना आया है स्वयं दलितों द्वारा लिखा हुआ। इतिहास का मूक नायक अब मूक नहीं रह गया है, उसके मुंह में जबान आ गई, वो लिखने लगा है। खुद हमारे विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, आए कि नहीं? हाँ, तुलसीराम जी ने, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये भी थे, मैं भी था, वही से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आजमगढ़ के हैं, मैं बनारस का हूँ। लेकिन एक लंबे इतिहास से तुलसीराम जी ने इस दौर में दो किताबें लिखी और मुख्य रूप से मैं इस बात को अस्वीकार करते हुए कि दलित लोग कहते हैं कि दलित के बारे में दलित साहित्य वही है जो दलित द्वारा लिखा हुआ हो, दलित के बारे में लिखा हुआ हो, दलित के लिए लिखा हुआ हो। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल के अनुसार उन्होंने बनाया है, जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है। उस हिसाब से कहते हैं कि दलित साहित्य वही है जो दलित द्वारा लिखा गया हो, दलित के बारे में लिखा गया हो, दलितों और दलितों के लिए लिखा गया हो। लोकतंत्र के अनुसार ये परिभाषा करते हैं। जाहिर है कि मैं इस कोर्ट में तो नहीं आता और शायद उसमें सम्मिलित है कि इसलिए दलितों के, दलित साहित्य के बारे में लिखने का हक भी दलित कोई है, कोई दूसरा नहीं लिख सकता है। अगर ये हो तो मैं इस नियम को तोड़ता हूँ। दलित साहित्य की परिभाषा तो सही हो सकती, लेकिन फिर लिखे जाने के बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो कैसा साहित्य है, क्योंकि दलित का लिखा हुआ जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा ही हो, यही नहीं कि दलित के अनुकूल हो, दलित के द्वारा लिखा हो, कोई जरूरी नहीं है। 36 हो जाती हैं दलितों में, उसमें होने लगता है कि चमार का लिखा हुआ है कि चमार के अलावा लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये जातिवाद का विषय इतनी दूर तक फैल गया है कि स्वयं दलितों में भी ये विचार होता है कि ये किस जाति का लिखा हुआ है और भेदभाव किया जाता है। तुलसीराम जी भी जानते हैं, तुलसीराम जी भी शिकार उसके हुए। इसलिए इस जाति व्यवस्था का एक विशेष सर्किल ऐसा है कि केवल दलित कह देने से बात नहीं बनती कि दलित का लिखा हो, किस दलित का लिखा हो, वो कौन है, ये पूछा जाता है। स्वयं दलितों के साहित्य में बाबा साहब अम्बेडकर के सभी हिमायती नहीं थे। जिस महार जात के थे वहां तक उनकी सीमा थी और ज्यादा बेहतर समझे जाते थे। उनके बारे में उनके खिलाफ भी लिखा गया है, दलितों लिखा है, देखा है मैंने वो साहित्य। बावजूद इसके मैं, मेरी हिम्मत देखिए, मेरी तबीयत देखिए, जो सूरज जाती है गुत्थी फिर से उठ जाता हूँ। ये पुस्तक मैंने 2 उनके जिल्द निकले हैं, तीसरा निकलने वाला है। इसलिए नहीं कि हमारे अत्यंत प्रिय हैं वो। अरे नाम भी बता दीजिए किताब का। बता रहा, पहला इन्होंने लिखा था मुर्दहिया और दूसरा नाम जो इन्होंने लिखा है, एक तो मुर्दहिया है और दूसरा नाम उस किताब का क्या है, तुलसीराम जी मणिकर्णिका। मणिकर्णिका मामा दोनों है। और विचित्र बात है, मुझे संयोग ये मालूम हुआ कि मृत्यु से ही दोनों का संबंध, मुर्दहिया का संबंध मुर्दा से है और स्वयं मणिकर्णिका घाट पर आमतौर से स्नान घाट कहा जाता है, सारे वहाँ जलाए जाते हैं गंगा किनारे। ये क्या रहस्य है कि मुर्दहिया और मणिकर्णिका दोनों का गहरा संबंध मृत्यु से ही है, मुर्दे से ही है। तीसरा वो लिखेंगे
उसका संबंध किस मुर्दा से होगा मैं नहीं जानता, अभी किताब लिख रहे हैं, लेकिन मुझे आशंका है। और सर उसका टाइटल है जेएनयू मौसी। पहली किताब भी पढ़ी थी मैंने, और लगभग पहली बात मैं कहूँ कि हिंदी गद्य गठा हुआ। आमतौर से समझा जाता है कि जो कथा कहानी उपन्यास लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उन्हीं का गद्य साहित्यिक लोग हैं, उन्हीं का गद्य है। जो पेशेवर साहित्यकार नहीं है, उनके अलावा जितना गठा हुआ गद्य है, बोल चाल के शब्दों से भरा हुआ है। आवश्यकतानुसार ही संस्कृत शब्द आते हैं, नहीं तो बोल चाल की हिंदी इतनी रवा दवा जिंदा हिंदी कम लोगों ने लिखी है। ये बात मुर्दैया में जितनी थी उससे ज़्यादा दिखाई पड़ती है ये मणिकर्णिका में। ये जवाब वही देंगे और दे सकते हैं कि क्यों इनकी इन दोनों किताबों का संबंध मुर्दा से ही है। एक जगह जलाया जाता है और मुर्दैया, ये मुर्दापन किस ओर इशारा करना चाहते हैं जोर दे करके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जात मुर्दा हो गई हो। विद्रोह है, आक्रोश है, संघर्ष है, लेकिन क्या दूसरों ने इसको समझ लिया है जैसे मरे हुए के समान है, जीवित समाज के अंग नहीं रह गए हैं, रहने नहीं दिया गया है? ये वही बता सकते हैं। जहाँ तक ये दूसरी किताब है, ये दूसरी किताब पहली किताब का गहरा संबंध था आजमगढ़ से, जहाँ वो रहते थे और जहाँ के रहने वाले हैं। आरंभिक जीवन की अद्भुत गाथा है, उस पर उसकी चर्चा आज मैं नहीं करूँगा। ये मुर्दैया जब गांव से चल के काशी आए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और यूनिवर्सिटी के बाहर लंका चौराहे पर कैलाश भवन में रहने लगे। यहाँ रहने से पहले बीच में थोड़ी देर के लिए हावड़ा होते हुए कलकत्ता भी चले गए थे, उसका भी जिक्र है उसमें। लेकिन वहाँ रहते हुए जिस तरह से वो कैसे गए, जहाँ 24 घंटे मणिकर्णिका घाट की यही खूबी है कि वहाँ अग्नि बुझती नहीं है, हमेशा कोई ना कोई मरता गिरता हुआ रहता है। कभी मणिकर्णिका घाट की आग बुझती नहीं है, जलती रहती है, और लोक विश्वास ही नहीं बल्कि यथार्थ है। शिव की नगरी है वो, काशी की, शंकर की। वहाँ के उसका जिक्र जिस रूप में किया है वो तो अलग है, लेकिन अकेले ये मुझे विचित्र लगा, एक दलित आदमी ने लिखा। जेएनयू में बिजली जाती है। बहरहाल